तो चलिए इस बेहद धमाकेदार और रोमांचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम सीधे मैदान पर उतरकर उन रणनीतियों, डेटा और अहम पलों को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने टी20 क्रिकेट के डायनामिक्स को पूरी तरह से समझा दिया है। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की उस मास्टर क्लास की जिसने गुजरात के बॉलिंग अटैक को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था, और साथ ही ये भी समझेंगे कि वहां से मिले सबक आने वाले हाई स्टेक्स एलिमिनेटर मुकाबले पर कैसे लागू होते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। क्रिकेट में ना कभी कभी बस एक सिंगल मोमेंट पूरे मैच का रुख पलट कर रख देता है। अहमदाबाद की उस हाई पेस पिच को ही ले लीजिए, जहां बल्लेबाज अमूमन शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने क्या किया? उन्होंने रबाड़ा जैसे खूंखार गेंदबाज को सीधा लैप शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। जब कोई बल्लेबाज पारी की शुरुआत में ही ऐसा दुस्साहसी शॉट खेलता है तो वो सिर्फ रन नहीं बटोरता, बल्कि वो विपक्षी बॉलिंग यूनिट के जहन में एक गहरा शॉक पैदा कर देता है। इस एक निडर स्ट्रोक ने गुजरात के गेंदबाजों को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रहार था। और दिलचस्प बात क्या है, ये शॉक सिर्फ विपक्षी टीम तक सीमित नहीं था। रजत पाटीदार की उस जादुई स्ट्रोकिंग एबिलिटी के बारे में जरा सोचिए। रबाडा के तेज गेंद पर बैकफुट से ओवर कवर्स के ऊपर छक्का लगाना। सच कहूं तो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ इतना समय अमूमन मिलता नहीं है, लेकिन पाटीदार के पास उस गेंद को हिट करने का इतना समय था कि सफेद गेंद जब हवा में गई तो ऐसा लगा मानो वो लाल हो गई हो। यह शॉट तकनीकी रूप से इतना शानदार था कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े दिग्गज विराट कोहली का चेहरा भी पूरी तरह से शॉक में था। बिना किसी शक के ये पूरे मैच का सबसे बेहतरीन शॉट था। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बैंगलोर के आक्रामक बैटिंग ब्लूप्रिंट से, फिर समझेंगे विराट और पाटीदार का फायर एंड आइस कंट्रास्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये दिग्गज दबाव में युवाओं को मेंटोर करते हैं। फिर हम बॉलिंग वेरिएशन यानी स्क्रैम्बल्ड सीम को डिकोड करेंगे, और अंत में आने वाले एलिमिनेटर मैच का पूरा समीकरण समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आक्रामक बैटिंग ब्लूप्रिंट की जिसने गुजरात जैसी सेटल टीम की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। इस पूरी आक्रामक रणनीति का डोमिनो इफेक्ट देखना वाकई कमाल का था। पहली ही गेंद पर अय्यर के छक्के के बाद जब अगली गेंद विराट कोहली ने खेली तो उन्होंने भी हवा में शॉट खेलकर चौका बटोरा, और ये कोई तुक्का नहीं था। ये बैंगलोर की तरफ से एक बहुत ही साफ स्टेटमेंट था कि हम सिर्फ और सिर्फ अटैक करेंगे। पिच पर भले ही असमतल उछाल था, लेकिन कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन जड़कर मोमेंटम को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और इस लगातार हमले का नतीजा क्या हुआ? दबाव इतना बढ़ गया कि प्लेऑफ जैसे बड़े मैच में अपना पहला गेम खेल रहे डेब्यूटॉन गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया पूरी तरह पैनिक कर गए। स्लोअर गेंदों से यॉर्कर की तरफ स्विच करना, नो बॉल्स फेंकना, और नतीजा एक ही ओवर में 28 रन। आक्रामकता ने सीधा विपक्षी टीम से गलतियां करवाईं। अब आते हैं लीडरशिप के उस मनोवैज्ञानिक पहलू पर जिसे हम फायर और आइस का टैक्टिकल कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं। बेंगलुरु की सफलता का एक बहुत बड़ा सीक्रेट उनके टीम बैलेंस में छिपा है। एक तरफ विराट कोहली हैं जो अपनी ट्रेडमार्क हाई ऑक्टेन आक्रामकता और मोमेंटम बनाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत पाटीदार हैं जिनका नेचर बिल्कुल शांत यानी कामनेस वाला। ये जो माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये लीडरशिप के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त काम आया है। सोचिए, अगर पाटीदार भी कोहली की तरह अत्यधिक आक्रामक होते तो शायद ये साझेदारी इतनी कारगर नहीं होती। पाटीदार की वो कैलकुलेटेड शांति टीम में एक ऐसा संतुलन लाती है जो प्लेऑफ के इस भारी दबाव को आसानी से सोख लेता है। और अगर कोई टीम इस फायर और आइस के संतुलन को हल्के में ले तो उसकी कीमत कितनी भारी पड़ती है? इसका सीधा जवाब है 254 रन। जी हां, ये वो विशाल स्कोर है जो गुजरात को तब भुगतना पड़ा जब उन्होंने पाटीदार जैसे शांत लेकिन घातक बल्लेबाज के 2 अहम कैच छोड़ दिए। क्रिकेट के इस स्तर पर ऐसे सेटल्ड खिलाड़ी को जीवन दान देकर यह उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती कि वो विपक्षी टीम को बख्श देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे प्लेऑफ के इतने भारी दबाव में दिग्गजों की ये शांति युवा खिलाड़ियों के लिए एक मेंटरशिप का काम करती है। होता क्या है कि दिग्गजों की ये शांति सिर्फ बैटिंग तक सीमित नहीं रहती, इसका पूरी टीम पर एक गजब का रब ऑफ इफेक्ट होता है। जब पाटीदार और कोहली जैसे खिलाड़ी फील्ड पर शांत रहते हैं तो रासिक सलाम जैसे युवा खिलाड़ियों को बिना किसी डर के अपनी योजना को लागू करने का मौका मिलता है। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण हमें तब देखने को मिला जब अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के बजाय नए गेंदबाज डफी पर पहला ओवर सौंपने का भरोसा दिखाया गया। जब टीम मैनेजमेंट पैनिक करने के बजाय स्पष्ट संचार और भरोसे को प्राथमिकता देती है तो अनुभवहीन खिलाड़ी भी प्लेऑफ के उस खौफनाक दबाव में निखर कर सामने आते हैं।
अब बात करते हैं डिफेंस की, यानी उस बॉलिंग वेरिएशन की जिसने एलीट पावर हिटर्स को भी पूरी तरह से बेअसर कर दिया, स्क्रैम्बल्ड सीम। तो ये स्क्रैम्बल्ड सीम आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो जब गेंदबाज गेंद को उसकी पारंपरिक सीम पर पकड़ने के बजाय उसे थोड़ी उलझी हुई स्थिति में पकड़ता है, तो गेंद हवा में स्विंग होने के बजाय पिच से टकराकर एक अप्रत्याशित मूवमेंट देती है। ये रणनीति तब अपनाई जाती है जब गेंदबाज को लगता है कि हवा से ज्यादा मदद पिच से मिलने वाली है। और यकीन मानिए, इस तकनीक का इस्तेमाल करके जो नतीजा निकला वो एकदम चौंकाने वाला था। इसे अप्लाई कैसे किया गया, जरा वो देखिए। भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें दुनिया उनके बेहतरीन स्विंग के लिए जानती है, उन्होंने यहाँ अपनी रणनीति बिल्कुल बदल दी। उन्होंने 141 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से पिच पर गेंद को जोर से हिट किया। उनकी सोच साफ थी, स्विंग नहीं बल्कि स्क्रैम्बल्ड सीम और एक्स्ट्रा पेस से पिच का पूरा फायदा उठाना। इस रणनीति ने इन फॉर्म शुभमन गिल को पूरी तरह खामोश कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जॉस हेजलवुड ने अपनी लेंथ में शानदार बदलाव किया। जब जोस बटलर जैसे खतरनाक हिटर ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, तो हेजलवुड ने अपनी गेंदों को बिल्कुल स्टंप टू स्टंप रखा और एक बेहतरीन स्लोअर गेंद से उन्हें पवेलियन भेज दिया। ये सही मायनों में एक डिफेंसिव मास्टरक्लास थी। और अब इन सभी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए आइए नजर डालते हैं आने वाले हाई वोल्टेज एलिमिनेटर मुकाबले पर, जहां पिच का मिजाज सब कुछ तय करेगा। अगर हम इन दोनों टीमों के बैटिंग लाइनअप को तौलें तो तस्वीर काफी साफ नजर आती है। हैदराबाद की बैटिंग डेप्थ देखिए, उनके पास मिडिल ऑर्डर में जबरदस्त मारक क्षमता है। क्लासन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी, ये 5 ऐसे नाम हैं जो इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं। इसके उलट राजस्थान की टीम अपने टॉप ऑर्डर पर बहुत अधिक निर्भर है, खासकर यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी पर। तो राजस्थान की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि उनका टॉप ऑर्डर पावर प्ले में ही मैच को हैदराबाद की पहुंच से कितना दूर ले जा सकता है। दोनों टीमों के पास अपनी अपनी अलग ताकत है, रणनीतियां हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि इन सारी रणनीतियों और खिलाड़ियों के फॉर्म के बीच वो कौन सा एक इकलौता फैक्टर होगा जो अंततः इस एलिमिनेटर मुकाबले का फाइनल नतीजा तय करेगा। और इसका सीधा और सटीक जवाब है मुल्लापुर की पिच का ग्रिप। बिल्कुल सही सुना आपने। मैच का पूरा नतीजा इस एक भौतिक स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर पिच से गेंद को ग्रिप मिलता है तो हैदराबाद के स्लो बॉलर्स पूरी तरह से खेल पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर गेंद बिना रुके, बिना ग्रिप के सीधे और आसानी से बल्ले पर आती है तो राजस्थान का टॉप ऑर्डर शुरुआती ओवर्स में ही मैच अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए जब ये एलिमिनेटर मुकाबला शुरू होगा तो हमें पहले कुछ ओवर्स में बस यही नोटिस करना है कि पिच कैसा व्यवहार कर रही है। क्या पिच गेंदबाजों का साथ देगी या फिर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी? यही वो सवाल है जो इस महामुकाबले की असली पटकथा लिखेगा। इस रणनीतिक विश्लेषण के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत